हाय, ग्रो एकेडमी के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर इनकम स्टेटमेंट। सो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि एक कंपनी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अपने सभी एक्सपेंसेस निकालने के बाद कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। ये टाइम पीरियड क्वार्टरली स्टेटमेंट्स के केस में 3 महीने का होता है और ईयरली स्टेटमेंट के केस में 1 साल का होता है। आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग और वैल्यू पैक्ड होने वाला है, तो चलिए इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि किसी भी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सो इनकम स्टेटमेंट ये शो करता है कि कंपनी ने उस पीरियड में कितना रेवेन्यू अर्न किया और उस रेवेन्यू को कमाने के लिए कितना कैपिटल स्पेंड किया। लेकिन क्या आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं? इनकम स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कॉम्प्लिकेटेड से टर्म का क्या मतलब है। सिंपल टर्म्स में कहें तो इस मेथड में सभी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को ट्रांजैक्शन के होते ही रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, फिर चाहे ट्रांजैक्शन की पेमेंट फ्यूचर में की जाए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज क्लाइंट ए ने कंपनी एक्स को 10 करोड़ रुपीज वर्थ का ऑर्डर दिया। सो ये 10 करोड़ रुपीज कंपनी एक्स के रेवेन्यू में पहले से ही ऐड कर दिए जाएंगे। फिर चाहे क्लाइंट ए उस ऑर्डर की एक्चुअल पेमेंट 1 महीने बाद करे या फिर उसके भी बाद करे। सो जब भी एक कंपनी अपने कस्टमर्स को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उनसे जुड़े रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस भी तभी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। इसी मेथड को अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। चलिए अब एक ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के सभी कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करके समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रेवेन्यू से। किसी भी कंपनी का रेवेन्यू उनकी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल से जनरेट होता है। फिर उस रेवेन्यू में से कंपनी के उन एक्सपेंसेस को निकाला जाता है जो कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस से डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होते हैं वो, और इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट ये शो करता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज कर पा रही है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि एम्प्लॉय कॉस्ट, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। इन सभी एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट में से निकालने के बाद हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है, लेकिन इसमें कंपनी के इंटरेस्ट कॉस्ट, टैक्स एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन जैसे कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होते हैं। इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एबिटा या फिर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये होते क्या हैं। किसी भी कंपनी के पास बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे कि मशीन्स या फिर प्रोडक्शन इक्विपमेंट या इवन इंटैंजिबल एसेट्स जैसे कि पेटेंट्स। इन सभी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू ओवर टाइम कम होती जाती है और इसलिए इनको एक्सपेंस की तरह इनकम स्टेटमेंट में शो करना पड़ता है। इसके बाद हम अदर इनकम्स को अकाउंट में लेंगे। अदर इनकम वो इनकम होती है जो कंपनी के कोर बिजनेस ऑपरेशन से नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोर बिजनेस ड्रग्स और मेडिसिन की सेल से होता है, लेकिन अगर वो कंपनी रेंटल इनकम या कोई और इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रही है तो उसे अदर इनकम में काउंट किया जाएगा। इसके बाद हम कंपनी के फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस बेसिकली कंपनी के लिए हुए डेट पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट लगता है उसे कहते हैं। इसके अलावा काफी बार एक कंपनी कोई एक्सेप्शनल लॉस या फिर प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल, डिजास्टर्स जैसे कि राइट्स या अर्थक्वेक्स की वजह से हुए लॉसेस या फिर कोई मशीनरी या लैंड की सेल से हुए प्रॉफिट्स, ये सभी एक्सेप्शनल लॉस या प्रॉफिट में काउंट होंगे और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट में ऐड या माइनस किए जाएंगे। फाइनली, कंपनी की जो टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी उस पे टैक्सेस डिडक्ट होंगे और हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। आपको ये प्रोसेस काफी लंबा लगा होगा, है ना? बट आई होप कि अब आपको समझ आया होगा कि कैसे कंपनी के टोटल रेवेन्यू से शुरू करके डिफरेंट कंपोनेंट्स को अकाउंट में लेते हुए हमें फाइनली एक कंपनी का नेट प्रॉफिट मिलता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आप एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट कम टाइम लेते हुए जल्दी से पढ़ पाएंगे।
लेकिन ये सिर्फ ब्रॉड गाइडलाइंस हैं और कुछ रेशियोज या फैक्टर्स कंपनी टू कंपनी या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि पिछले 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा रहा है। आइडियली ये उस पीरियड के जीडीपी और इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, हमें कंपनी के लास्ट 5 से 10 साल का नेट प्रॉफिट का ट्रेंड देखना चाहिए। अगर नेट प्रॉफिट का ओवरऑल ट्रेंड राइजिंग है तो वो कंपनी के लिए अच्छा है और ये शो करता है कि कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है। इसके बाद हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और उसके पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफाई करता है और इसलिए जनरली ये जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट, हमें किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना चाहिए। आइडियली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 से ज्यादा का होना चाहिए ताकि एज इन्वेस्टर्स हम अश्योर्ड रह सकें कि कंपनी अपने फाइनेंसिंग कॉस्ट को रीपे करने के लिए केपेबल है और इनफ इनकम जनरेट कर पा रही है। लास्टली, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट में कोई एक्सेप्शनल आइटम्स तो नहीं है। अगर हैं भी तो क्या वो पिछले सालों में रिपीट तो नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी किसी एक साल में कोई एक्सेप्शनल लॉस दिखा सकती है, लेकिन अगर कंपनी ऐसा बार बार करती है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए अब ग्रो पे इनकम स्टेटमेंट देखते हैं और उसे समझते हैं। हमने यहाँ इन्फोसिस का एग्जाम्पल लिया है। आप अपनी स्क्रीन पे इन्फोसिस की 2017 से 2021 तक की P&L स्टेटमेंट देख पा रहे होंगे। यहाँ आप देख ही सकते हैं कि कैसे कंपनी का रेवेन्यू 2017 में 68,484 करोड़ से बढ़ के 2021 में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। हालांकि कंपनी के एक्सपेंसेस भी ऑलमोस्ट उतनी ही तेजी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट 2017 में 14,353 करोड़ से बढ़ के 2021 में 19,351 करोड़ पे रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा हमने यहाँ दिख रही ऑलमोस्ट सभी टर्म्स पहले कवर कर ली हैं, लेकिन EBIT के बाद हमने शायद नहीं की थी। EBIT का फुल फॉर्म होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT एक कंपनी की परफॉर्मेंस का मेजर होता है, लेकिन कई बार ये मिसलीडिंग भी हो सकता है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। यानी कि अगर किसी कंपनी पे बहुत ज्यादा डेट है तो उनका EBIT हाई हो सकता है, लेकिन नेट प्रॉफिट उसके कंपैरिजन में काफी कम होगा। तो फाइनली हमने इनकम स्टेटमेंट को एकदम डिटेल में समझा। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि अब आप किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करने में कंफर्टेबल फील करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे और ये भी सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ा जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।